हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी ओके जॉब्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो हम राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर चुके थे। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है राजस्थान के दूसरा पार्ट जो अरावली पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं, अगर देखा जाए तो दोस्तों हम यहाँ सबसे पहले ये पढ़ेंगे इसकी स्थिति। सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ स्थिति इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी उत्पत्ति, और फिर देखेंगे इसका विस्तार। अगर विस्तार देखेंगे तो ध्यान रखना भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन स्थिति की। अरावली पर्वत माला की स्थिति। अगर स्थिति की बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर इस तरह से देखा जाए एक भारत का मानचित्र है, और भारत के मानचित्र में देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान है, और यहाँ अरब सागर इधर बंगाल की खाड़ी, अरावली की बात करें तो अरावली की जो स्थिति है अरब सागर से शुरू होती है, और यह धरातल में यानी धरातल के अंदर, धरातल के ऊपर नहीं है, धरातल के अंदर इसका जो अवशेष है वो यहाँ से लेके यानी अरब सागर से लेके, कौन से सागर से लेके, अरब सागर से लेके, और यहाँ एक स्थान आता है खेड़ बर्मा स्थान पालनपुर, जो गुजरात में स्थित है। तो यहाँ तक यह जो अरावली की श्रृंखला है यह धरातल के अंदर है, और यहाँ में दिखाई नहीं देती है, भूगर्भीय है, और यहाँ से धरातल के ऊपर से हमें दिखाई देती है। तो हम इसकी उत्पत्ति भी यहीं से मानते हैं कि खेड़ बर्मा पालनपुर से लेकर यह दिल्ली, यहाँ दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों तक, दिल्ली में एक स्थान है रायसीना की पहाड़ियों तक। तो दोस्तों अगर इसका अंतिम बिंदु पूछा जाए तो अरब सागर होगा, और अरब सागर को इसी कारण से अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का पिता किसको कहा जाता है? अरब सागर को, क्योंकि अरब सागर में इसकी उत्पत्ति मानी गई है, और अरब सागर से इसकी उत्पत्ति मानी जाने के कारण अरावली का पिता कहा गया है। अब अरावली खेड़ बर्मा से लेके दिल्ली के रायसीना की पहाड़ियों तक, अगर रायसीना की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन, और यहाँ की बात करें एक स्थान हो रहा है यहाँ JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यहाँ हमें इसकी स्थिति के बारे में पता चल रहा है, और जो इसकी स्थिति है अब देखो दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी इसकी स्थिति कैसी है, दक्षिण से उत्तर की ओर। और अगर और देखा जाए तो यह पश्चिमी भाग और यह दक्षिणी भाग, यह पूर्वी भाग और यह उत्तरी भाग। तो उत्तर पूर्व और पश्चिम दक्षिण, तो पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व, पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व। तो यह इसकी स्थिति हो गई। साथ में यहाँ से राजस्थान में जो स्थान आता है आबू, जहाँ से प्रवेश करती है आबू से, और जहाँ से यह पूर्ण रूप से राजस्थान में प्रभावित होकर निकलती है, यानी राजस्थान में इसके विस्तार को बताएंगे तो आबू से लेके यहाँ एक आता है खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। ये और पढ़ेंगे अपन जब राजस्थान के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक इसकी स्थिति बताई गई है। अब हम पढ़ेंगे इसकी उत्पत्ति। तो दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, इसकी उत्पत्ति। अब देखो उत्पत्ति के बारे में देखा जाए तो उत्पत्ति के बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा बहुत, कि यह आद्य महाकल्पों के बारे में मैंने आपकी ये क्लास लिया। अगर अच्छे से आप उनको देखोगे तो आपको महाकल्प समझ में आ जाएंगे। महाकल्प पृथ्वी की समय अवधि को बांटा गया है, जो 4 भागों में बांटा गया। उन्हीं 4 भागों में बांटे गए युगों को क्या कहा गया है, महाकल्प कहा गया है। तो पहला युग चलता है आद्य महाकल्प, और आद्य महाकल्प की भी कौन सी शाखा से, सब में 4 भाग बांटे गए, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, चतुर्थ काल। और यह दिया गया है आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल से अरावली की क्या मानी गई है, उत्पत्ति मानी गई है। यानी आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल से अरावली की क्या मानी गई है, उत्पत्ति मानी गई है। तो दोस्तों उत्पत्ति के बारे में पढ़े तो जो इसकी उत्पत्ति है वह है इसकी जो उत्पत्ति है गोंडवाना लैंड के भाग से हुई है। यानी इसको गोंडवाना लैंड का भाग माना गया, और जो गोंडवाना लैंड में यह जो क्रिया है वह अभिसरण का परिणाम है, यानी अभिसरण के परिणाम से हुई है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ मैंने आपको पेंजिया और पेंतालासा के बारे में पढ़ाया था। पेंजिया के 2 भाग थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और पेंतालासा था जो महासागरों का रूप, आज जो वर्तमान में महासागर देखते हो उनके रूप में पेंजिया और पेंजिया के 2 भाग, अंगारा लैंड उत्तरी भाग बनाते हैं, और जो जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया, तथा जो गोंडवाना लैंड है वह दक्षिणी भाग बनाते हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और प्रायद्वीपीय भारत हो गया। और अगर देखा जाए तो राजस्थान में भी जो अरावली पर्वतमाला है वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें अभिसरण हुआ धरातलीय भूगर्भिक संरचनाओं के कारण, जो प्लेटें थी वो इस तरह से गति की, आमने सामने गति होने के कारण जो ये स्थान था, यह स्थान धीरे धीरे क्या होने लग गया, ऊपर उठने लग गया। यानी जो ये पास आती गई, ये जो यहाँ स्थान था वो क्या होने लग गया, धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, और इससे अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। अब इसको देखो एक बार, ये जो पर्वत यहाँ जो ऊपरी जो हिस्सा निकला है यह वलित प्रकार का है। कौन से प्रकार का है, वलित प्रकार का है। तो हम इसे इस पहाड़ी को यानी अरावली पर्वत श्रृंखला को वलीय
या वल्लित पर्वतमाला भी कह सकते हैं। वल्लित वलयाकार या वल्लित पर्वतमाला। साथ में देखो इसमें मोड़ आ रहे हैं तो इसको मोड़दार, या मैं लिख देता हूं मोड़दार, मोड़दार पर्वतमाला भी कहेंगे। मोड़दार पर्वतमाला भी कहेंगे। आगे देखो अरावली पर्वतमाला, इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी जो उत्पत्ति है अगर देखा जाए तो उस समय की दहली करम की चट्टानों के बाद हुआ। अगर क्वेश्चन अपना पूछा जाए कि सबसे पहले अरावली पर्वतमाला से भी पहले कोई पर्वतमाला थी क्या? हाँ, दहली पर्वतमाला थी, लेकिन आज इसके सिर्फ क्या बचे? अवशेष बचे। क्या रह गए? अवशेष रह गए, यानी ये पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। इस कारण से प्राचीनतम जो पर्वतमाला मानी गई है वो कौन सी मानी गई है? प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली को माना जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, प्राचीनतम पर्वतमाला। तो प्राचीनतम पर्वतमाला किसे माना गया है? अरावली को माना गया है। और दहली करम के अवशेष मिलते हैं, यानी दहली करम के बाद की पर्वतमाला है इसे। लेकिन अगर देखा जाए राजस्थान में तो दहली करम के अवशेष अलवर समूह में, मैंने आपको बताया था अलवर समूह है, इसके बाद में अजबगढ़ समूह है और रायलो समूह में पाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में सिर्फ सवाई माधोपुर और टोंक में इसके अवशेष पाए जाते हैं, अवशेष मात्र। तो दोस्तों वापिस बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी कि अरावली का जो निर्माण है या अरावली की जो उत्पत्ति है वो पेंजिया पैंतालासा ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पिछली कक्षाएं आप देखोगे तो अच्छे से जान जाओगे कि यह गोंडवाना लैंड का भाग है, प्राचीनतम पर्वतमाला है। और वर्तमान में इसे अवशिष्ट पर्वतमाला का भाग माना जाता है। भाग माना जाता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है कि कौन सी पर्वतमाला है अरावली, तो अवशिष्ट दे दिया जाता है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो आपका आंसर सही होगा कि अवशिष्ट पर्वतमाला है। इसके बाद में देखो अरावली पर्वतमाला में अगर अरावली की बात करें तो अरावली पर्वतमाला में आग्नेय चट्टानों यानी आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है। और हम जानते हैं कि आग्नेय जो चट्टानों का निर्माण होता है वो ज्वालामुखी के उद्गार से होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आग्नेय चट्टानें अरावली पर्वतमाला में मिलती है। और आग्नेय चट्टानों में जो खनिज मिलते हैं वो धात्विक प्रकार के मिलते हैं। कौन से प्रकार के मिलते हैं? धात्विक प्रकार के खनिज मिलते हैं। धात्विक प्रकार के खनिज मिलते हैं। इस कारण से अरावली पर्वतमाला को खनिजों का अजायबघर कहा गया है।
खनिजों का अजायब घर। अजायब घर कहा गया है। देखा जाए तो लौह अयस्क तांबे के भंडार अरावली पर्वतमाला में खूब देखने को मिलते हैं। खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी में तांबे के बहुतायत से बहुतायत उत्पादन होता है। और जैसे दौसा की बात करें, निमला, रायसेला है, इस प्रकार से खनिजों के भंडार मिलते हैं यहाँ। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला भूकंप से सुरक्षित है। कारण है कि अगर अरावली पर्वतमाला को देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला का जो तापमान है वो काफ़ी सामान्य रहता है। इस कारण से यह भूकंप रहित प्रदेश माना गया है। तो भूकंप रहित प्रदेश है तथा जो इसका निर्माण हुआ है वो शांत प्रकार से हुआ है। शांत प्रकार से निर्माण। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला जलवायु को नियंत्रित करती है। देखो जलवायु को कैसे नियंत्रित करती है। अगर जलवायु की बात करें तो तुम्हें पता है कि बंगाल से आने वाली मानसूनी हवाएं, आने वाली मानसूनी शाखाएं या हवाएं शाखाओं से तथा अरब सागर से आने वाली शाखाओं, अब जो वर्षा करवाती है वो बंगाल के से आने वाली मानसूनी शाखाओं से वर्षा करवाती है। क्योंकि अगर अरावली का विस्तार देखा जाए तो इस प्रकार से है। और जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती है वो इस प्रकार से आती है और ये अरावली से टकरा कर वर्षा कर देती जो ये क्षेत्र बच जाता है ये कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, जिसे पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक याद हो गया होगा, अरब सागरीय से आने वाली शाखाओं से वर्षा नहीं होती है क्योंकि यह अरावली के समांतर होने के कारण दक्षिणी अरावली में, सिर्फ दक्षिणी अरावली में साथ या वर्षा करते हुए या आगे निकल जाती है। तो इस प्रकार से जलवायु को नियंत्रित करती है। साथ में यह भारतीय महान जल विभाजक रेखा भी कहलाती है। जल विभाजक पर्वतमाला। देखो इसके जो पश्चिम में, पूर्व में निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है। और पश्चिम से निकलने वाली नदियां अरब सागर में जल ले जाती है। साथ में अगर देखा जाए तो अरावली के पूर्व में 50
से अधिक वर्षा होती है और पश्चिम में देखा जाए तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इतना आप सबको याद रखना है। मैं यहाँ वही डिटेल आपको दे रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे आने की भी संभावना है। अब हम देखेंगे इसके विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले विस्तार के बारे में बात करें तो भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में हम इसके विस्तार की बात करते हैं। तो अगर भारत के संदर्भ में विस्तार की बात करूं तो सबसे पहले इसका मानचित्र देखिए। भारत का मानचित्र, यह भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में देखा जाए तो यह अरब सागर और यहाँ से अरावली की उत्पत्ति होती है और अरावली की उत्पत्ति धरातल के अंदर होते हुए खेड़ बर्मा पालनपुर से धरातल पर आती है और यह स्थान है गुजरात में। तो दोस्तों यहाँ से ही हम अरावली का विस्तार मानते हैं। तो बिंदु हो गया खेड़ बर्मा पालनपुर और यहाँ से होते हुए यह राजस्थान में प्रवेश करती है आबू में प्रवेश करते हुए खैतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में रहती है। इसके बाद में यह दिल्ली के रायसीना पहाड़ियों तक और रायसीना पहाड़ियों की बात मैं कर चुका कि रायसीना पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन है और एक JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। तो आपको याद रखना है, पूछ लेते हैं कभी कभी कि रायसीना पहाड़ियों राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ियों पर है। तो आपको पता होना चाहिए अरावली पर्वत श्रृंखला में है और कौन सी पहाड़ियों पर है, रायसीना पहाड़ियों पर है। तो रायसीना जरूरी नहीं है कि आपको रायसीना दिया जाए, सिर्फ अरावली पर्वत श्रृंखला भी दे सकता है। यहाँ अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में कुल 692 किलोमीटर इसका विस्तार है और राजस्थान की बात करें तो 550 किलोमीटर, यह है भारत का 80%। अब बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से जिले, भारत के कौन कौन से राज्यों में जिसमें इसका प्रस्ताव विस्तार है। तो पहला आता है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भारत के कौन कौन से राज्यों में अरावली का विस्तार है। गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में। गुजरात से यह धरातलीय रूप में आती है और राजस्थान से होते हुए हरियाणा की तरफ होते हुए कहाँ जाती है, दिल्ली की ओर चली जाती है। और दिल्ली में ये कहाँ तक है, रायसीना की पहाड़ियों तक है। अब बात करें इसके विस्तार की तो देखो यहाँ से ध्यान से, इसका विस्तार यहाँ देख सकते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता जाता है। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि अगर दक्षिण से उत्तर की ओर चले तो इसका जो विस्तार है, यानी इसकी जो चौड़ाई है, जो ऊंचाई है, वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। ऊंचाई और चौड़ाई क्या होती है, घटती है। तो ये भी आपको याद रखना है
कि यह दक्षिण से जब हम उत्तर की ओर चलते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है, जो इसकी चौड़ाई है, उसके विस्तार में क्या आने लग जाती है, कमी आने लग जाती है या घटाव होने लगे जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। तो ये देखो राजस्थान का मानचित्र, राजस्थान में अरावली का विस्तार। चलो, तो अरावली का विस्तार राजस्थान में देखते हैं। तो राजस्थान में देखो इस प्रकार से इसका विस्तार माना गया है। ये खेतड़ी, और खेतड़ी में जो ये स्थान आता है इसे कहा गया है डोसी की पहाड़ियाँ। यहाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं? डोसी की पहाड़ियाँ। झुंझुनू, और ये स्थान आता है यहाँ पर आबू सिरोही। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि आबू से लेके खेतड़ी तक इसका विस्तार है राजस्थान में, और यह है 550 किलोमीटर। कितना? 550 किलोमीटर का विस्तार बनाती है। और अगर देखा जाए तो इसमें जो मुख्य जिले वो कितने? 7 मुख्य जिले कितने आएंगे इसमें? 7 मुख्य जिले आते हैं, 7। अगर नाम लिखूं मैं तो जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। इसके अलावा भी इसका विस्तार अगर देखा जाए तो पहाड़ियाँ मिली है। जैसे डूंगरपुर की बात करूँ मैं, जालोर की बात करूँ, या सिक्कर, झुंझुनू, नागौर की बात करें तो इनमें भी कुछ पहाड़ियाँ, कुछ चोटियाँ मिली है। तो अगर विस्तार की बात करें तो विस्तारित जिले हैं 13। टोटल 13 जिलों में विस्तार माना गया है अरावली पर्वत श्रृंखला का। आगे बात करें तो देखो इसके अक्षांश रेखा की, अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार है यहाँ 23 डिग्री 20 मिनट से ये यहाँ तक 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतरीय स्थिति की बात करें तो देशांतरीय स्थिति 72 डिग्री 10 सेकंड से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ तक इसका विस्तार माना गया है। अब बात करेंगे हम कि राजस्थान में इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अगले भाग में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।